बात होगी महाराष्ट्र के महाभारत की, महाराष्ट्र के रण की। और चर्चा क्यों? चर्चाएं तो बहुत दिनों से हो रही है। महाविकास आघाड़ी, महायुति, कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूत है, किस गठबंधन में ज्यादा एकजुटता दिखाई दे रही है, समीकरण कौन बेहतर साध रहा है, समन्वय किसमें ज्यादा है। आज नामांकन का आखिरी दिन, लेकिन इनमें से किसी भी सवाल का दरअसल जवाब नहीं मिलता दिखा है। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये, नामांकन तो हो गया, गठबंधन का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। वो महायुति हो यानी कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार का एनसीपी गुट हो, या महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट। कहीं फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है, कहीं कोई ताल ठोक रहा है। बीजेपी आंखें तरेर रही थी कि किसी भी कीमत पर अजीत पवार, नवाब मलिक को टिकट मत दे देना, उनकी बेटी को टिकट दी जा रही थी। पर अब पता लगता है नवाब मलिक ने भी टिकट, अपना नामांकन दाखिल करके चुनावी ताल ठोक दिए। यानी कि अजित पवार ने बीजेपी का दबाव नहीं माना, या नवाब मलिक इतने जरूरी हैं एनसीपी अजित पवार गुट को अपने समीकरणों के लिए कि उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ उदाहरण देने की बात कर रहा हूं। और इंडिया गठबंधन की बात करें, महाविकास आघाड़ी नहीं, इंडिया गठबंधन, अखिलेश लगातार कह रहे थे 5 सीटें दीजिए, नहीं तो 25 पर अकेले ताल ठोक देंगे। अब उनके पल्ले हाथ 2 ही सीट मिली। अखिलेश ने कल कहा था राजनीति में त्याग की जगह नहीं होती। लगता है कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने उनको बहुत गंभीरता से ले लिया इस बात को कि भाई त्याग की जगह नहीं होती, हम क्यों त्याग करें। या दरअसल अब देखिए कितनी परतें हैं महाराष्ट्र के खेल में, इसे समझने की जरूरत है। क्या महाविकास आघाड़ी को यह भी समझ में आ गया कि देखिए, अगर हम ज्यादा सीट दे देते हैं, 5 दे देते हैं या 7 दे देते हैं समाजवादी पार्टी को, वो ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़ा करेंगी। अब वहां पर एआईएमआईएम भी खड़ा है, एनसीपी भी, अजित पवार भी, नवाब मलिक यूं ही थोड़ा खड़े किए जा रहे हैं। अब उसमें अखिलेश को टिकट देने के बजाय मराठी मुसलमान विपक्षी खेमे यानी कि सत्ता पक्ष के खेमे में तो नहीं चला जाएगा, और वो अपने दम पर लड़ते हैं, तो जो ये छिटका हुआ वोट भी है वो दरअसल समीकरण महाविकास आघाड़ी के काम आ जाएंगे। बहुत ही महीन खेल हो रहा है। इस खेल में जो फॉर्मूला कहने को सामने आ रहा है, महायुति में बीजेपी 148, शिवसेना शिंदे 80 सीट, एनसीपी अजित पवार गुट 53, अन्य 6, एमएनएस को समर्थन 1 सीट पर दिया जा रहा है, यह कुल 288। और महाविकास आघाड़ी जो है, कांग्रेस 102 सबसे ज्यादा सीटें, शिवसेना 96, एनसीपी शरद पवार गुट 86, अन्य को 4, ये कुल बन जाता है 288। औपचारिक ऐलान नहीं, ये मैं फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। महायुति कि भाई बीजेपी की तो जो बीजेपी कहे वही सही, शिंदे के लिए भी, अजित पवार के लिए भी। तो अजित पवार गुट ने तो नवाब मलिक को उतार दिया बतौर उम्मीदवार, और माहिम मुंबई बीजेपी समझती है वो उनका गढ़ है। माहिम से शिवसेना शिंदे ने एक अपने उम्मीदवार से कह दिया चलिए जी पर्चा भरिए। बोरीविले में टिकट ना मिलने पर बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी बगावत पर उतर आए हैं। खुलकर बगावत नहीं होती है अमूमन बीजेपी में। मीरा भयंदर से भी पूर्व विधायक गीता जैन अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं।
एंड मेक नो मिस्टेक्स, 36 सीटें जो हैं मुंबई की, क्या वो दरअसल तय करेंगी मुंबई पर राज कौन करेगा, महाराष्ट्र पर राज कौन करेगा? अभी महाविकास आघाड़ी पर भी आता हूं, वहां पर क्या खेल हुआ। अब पालघर के शिवसेना शिंदे विधायक श्रीनिवास वनगा टिकट ना मिलने के बाद लापता हैं, लापता। तो फ्रेंडली फाइट भी हो रही है क्या? महायुति में तो ऐसे ही नौबत आने की गुंजाइश कम ही दिख रही थी। लेकिन साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी की भी बात करें तो औरंगाबाद सेंट्रल सीट से तो उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। समाजवादी का मैंने जिक्र किया ही है। और मुंबई की बात करें, जहां कांग्रेस 18 सीट की उम्मीद लगाए बैठी थी, 10-11 सीट उसके पल्ले हाथ आते दिख रही हैं। तो बहुत जगह अंदर कुलबुलाहट है, दिक्कतें हैं, पर इन सब के बीच एक और खेल हो रहा है, बड़ी खामोशी से, चुपचाप। और हम शो शुरू करने से पहले, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार है विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी, हम बात कर रहे थे, देखिए चाणक्य बनना बड़ा आसान हो जाता है अगर सत्ता के सारे समीकरण आपके हाथ में, सब पत्ते आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, तो आप कोई भी रणनीति, मीडिया भी वाहवाही करता है, चाणक्य आपको बताता है। पर विपरीत परिस्थितियों में, जब धारा आपके विपरीत बह रही हो, आपसे अलग बह रही हो, आपके खिलाफ बह रही हो, तब भी चीजें अपने हिसाब से मनवा लेना या करवा लेना, या फोर्सिंग द हैंड ऑफ द अदर्स, क्या दरअसल असल चाणक्य नीति वही है? और महाराष्ट्र में शरद पवार ने वो खेल खेल दिया है क्या? वो 85-85-85 का फॉर्मूला आपको ध्यान है? संजय राउत आए, नाना पटोले आए और जयंत पाटिल। भाई 270 हमने आपस में बांट लिया, 18 हम अपने छोटे सहयोगियों को दे देंगे और 85-85-85 तीनों पार्टियां लेंगी। 15 का गणित नहीं बताया था। अब बड़ी कन्वीनियंटली शरद पवार ने अपनी पार्टी का रुतबा, ओहदा, कद और अहमियत कांग्रेस और शिवसेना के बराबर कर दी। कांग्रेस दरअसल 13 सीटें जीती हुई है, 76% का स्ट्राइक रेट, तो उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। वो तो माने बैठी थी कि भाई 105 तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, 115-20 भी हो जाए। और जानकारों का यह मानना है 55 सीट से ऊपर, 55-60 से ज्यादा उम्मीदवारों की वक़्त ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है शरद पवार की। पर सबको बराबर ला दिया, 25 सीटें और अपने खाते में कर ली। और उधर अजित पवार के बिना संघ ने भी अपना एतराज जताया कि क्यों इन्हें ढो रहे हैं। नेचुरली करप्ट पार्टी भी इन्हें बताया था, इनको वित्त मंत्री भी बना दिया, 4 सीटें मिली चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा में 1 ही सीट जीत पाए, कमजोर कड़ी ना बन जाए। लीड अगर हम लोकसभा चुनावों के हिसाब से देखें तो सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त बनाने में अजित पवार गुट कामयाब हुआ था। पर अजित पवार गुट भी 50 से ज्यादा सीटें अपने खाते में करता दिख रहा है। सीटें जीते या ना जीते वो अलग बात है। तो क्या चाचा भतीजा मिलकर भी कोई खेल कर रहे हैं? क्या इस संभावना को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है, इनकार किया जा सकता है कि बागियों को टिकट दे सकते हैं शरद पवार? एक तो तुर्प का इक्का वो उनके हाथ में आ गया, मजबूत बागी, आइए जी मेरे साथ आइए। और वो फर्ज कीजिए 85 में से 45 सीटें, 45 विधायक उनके जीत जाते हैं और 20 के करीब शरद पवार के भतीजे अजित पवार गुट के भी जीत जाते हैं। और चाचा भतीजा मिल जाएं 65 सीटों के साथ, तो सत्ता की चाबी तो उनके हाथ में हो गई। फिर अजित पवार बने या सुप्रिया सुले बने, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे उधर ताकते रह जाएं और इधर शिंदे और बीजेपी हाथ मलते रह जाएं। तो यह बड़ा दिलचस्प खेल हो रहा है और इसी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे।
ऐसे में आज का सीधा सवाल, पर्चा भरने का काम पूरा, गठबंधन कब तक अधूरा? और बीजेपी का दबाव, फिर भी चुनाव में कैसे उतरे नवाब? उतर गए ना, और कटेंगे तो बटेंगे वाला दौर चल रहा है। 80-20 वाला खेल भी हो रहा है, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, और नवाब मलिक भी उतर रहे हैं, और महायुति जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रही है। चर्चा में आज कोई राजनीतिक मेहमान नहीं, क्योंकि इतने सारे नुआंसेस हैं, उनको पकड़ने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों की जरूरत होती है। उनमें नीरजा चौधरी देश की वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार हैं, विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी का मैंने जिक्र कर दिया, इनका भी तजुर्बा कम नहीं है। वो अलग बात है कि पता नहीं क्या खाते हैं विजय भाई, कि बिल्कुल वो रिवर्स एजिंग वाला काम हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और जवान दिखते जा रहे हैं। और साथ ही साथ राकेश शुक्ला भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार। पर नीरजा, मतलब नामांकन का आखिरी दिन भी हो गया, औपचारिक सीटों का ऐलान नहीं हुआ, हमें पता नहीं कौन गठबंधन में कौन मजबूत कौन कमजोर। ये ऐसा आपने होता देखा है? फ्रेंडली फाइट पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं दोनों ही गठबंधन। देखिए, आपने जो शब्द यूज किया, कुलबुलाहट के अंदर खाने, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट शब्द है। हर इलेक्शन में होता है, और बहुत रस्साकशी होती है, पोजीशनिंग होती है, हार्ड बार्गेनिंग होती है सीटों के लिए। क्योंकि जैसा आपने कहा, महाराष्ट्र में स्टेक्स बहुत हाई है क्योंकि 48 लोकसभा सीट है, हाई है क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है, हाई है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा जो भी इस इलेक्शन को जीतता है। नहीं, हाई क्या इसलिए भी है नीरजा, एक सेकंड के लिए आपको टोक रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। हाई क्या इसलिए भी है कि सारे देश की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि बीजेपी की ताकत कम हुई है क्या? झटका था क्या 2024 का लोकसभा चुनाव? वेकअप कॉल भी था बीजेपी के लिए? लोगों की नाराजगी अब जमीन पर उतरने लगी है क्या? पर हरियाणा ने बीजेपी को फिर से फ्रंट फुट पर ला दिया है। तो दरअसल क्या डिसाइड महाराष्ट्र का चुनाव करेगा, और लोग मन बनाएंगे हाँ भाई बीजेपी कमजोर हुई है, या बीजेपी वो एक माइनर ब्लिप था, लोकसभा चुनाव मजबूती कायम है। वो वही मैं कह रही थी संदीप जी, कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज इसलिए मिलेगा क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को एक प्रोत्साहन मिला है कि भाई ठीक है, उनका कहना है हम हरियाणा जीत गए, अनएक्सपेक्टेडली जीत गए। इसकी वजह जो लोकसभा में हुआ वो सेटबैक था, पर हम ऑन ट्रैक हैं, चीजें जैसी थी वैसे हैं। या अगर महा विकास अघाड़ी जीतती है, इंडिया ब्लॉक जीतता है, तो फिर वो माना जाएगा कि हरियाणा को लोग भूल जाएंगे बहुत जल्दी। जो एडवांटेज लोकसभा ने इलेक्शन ने दिया था उनको, वो एडवांटेज वापस सेंटर स्टेज आ जाएगा। तो महाराष्ट्र उसके लिए। लेकिन जो मैं कह रही थी, ये इलेक्शन पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल इलेक्शन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दो बड़े बड़े गठबंधन है। ईच गठबंधन में 3 पार्टी है, 6 बड़ी पार्टी मेन लाइन पार्टीज हो गई। और अब आप देख लीजिए, भाजपा ने सीटें छोड़ी हैं 4 छोटी छोटी पार्टीज के लिए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना छोड़ रही है 2 छोटी छोटी पार्टीज के लिए। अजीत पवार छोड़ रहा है कि नहीं मालूम है। यहाँ भी 3 मेन प्लेयर्स हैं, वे भी छोटी पार्टियों को अकोमोडेट करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव की सपा को कितनी मिली है, उन्होंने 5 लोगों को उतार दिया है बिना किसी अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी जानकारी आ रही है 2 सीटें दी गई हैं अखिलेश यादव को। ये तो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के तहत दी गई हो, लेकिन जो इंडिपेंडेंस कितने उतरेंगे? अब नवाब मलिक की बात आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंस का खेल बहुत समय से होता रहा है, हरियाणा में भी हुआ था। कितने सारे 17 इंडिपेंडेंस और रेबल्स है जिन्होंने नहीं, पर नवाब मलिक एक अपने आप में क्यूरियस केस नहीं है क्या नीरजा? नवाब मलिक भाई अंडरवर्ल्ड से रिश्ते, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जमीन खरीदी, मुंबई धमाके के दोषियों से रिश्ते, कौड़ियों की जमीन खरीदी है, मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी में गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। ये बड़े संगीन आरोप हैं,
और बीजेपी को ये कड़वी घुट्टी पीनी पड़ी है, मानना पड़ गया, दबाव पूरा डाला गया। अजित पवार को कहा गया नथिंग डूइंग, नवाब मलिक विल नॉट स्टैंड, मत दीजिए, पर दे दिया। ये थोड़ा बिल्कुल दे दिया, समझाइए। बिल्कुल दे दिया, और उनकी मानी नहीं। और ये आपने ठीक कहा था कि आरएसएस की बहुत रिजर्वेशन था कि अजीत पवार को क्यों लिया गया, इतने करप्शन चार्जेस हैं, उससे छवि खराब हुई है। और बहुत मजबूती से ये कन्वे हुआ था भाजपा को, फिर भी पार्टी के मतलब महायुति के अंदर रहे हैं, बाहर नहीं निकाला गया। और शरद पवार भी नहीं चाहते वो वापस आए, तो वहां है। और उनको 53 सीटें दी हैं, तो छोटा नंबर नहीं है। हाँ उन्होंने, उनका स्ट्राइक रेट तो एक ही था ना लोकसभा में, 4 में से जो उन्होंने हाँ, फाइट की थी। 25% का, और 6 सीटों पर बढ़त, 288 में से लोकसभा को विधानसभा सीटों पर बढ़त में अगर हम तब्दील करते हैं तो बहुत ही कमजोर प्रदर्शन था। बहुत कमजोर पोजीशन है, लेकिन बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीट्स दी हैं। अब दूसरी चीज जो मुझे नई नई दिख रही है, इतना लास्ट मिनट तक सेटल नहीं होना। घंटे मिनट रह गए और आप तय नहीं कर पा रहे हैं। हर बार होता है कि भाई कुछ जगह आप अपने एलाइज के साथ भी लड़ लेते हैं, 2-3 जगह हाँ, में, वो 4 चल जगह, जाता है। वो चल जाता है। लेकिन इस बार तो दोनों तरफ से इतना मारा मारी जिसको कहेंगे ना, सीटों के लिए हुई मतलब है। दिलचस्प और बात यह है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि भाई हम और इतने पर अभी लड़ तक रहे हैं, बिल्कुल ये शिंदे इतने पर लड़ रहे हैं या अजित पवार इतने पर लड़ रहे हैं, और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, हम इतने पर लड़ रहे हैं। बाकायदा नंबर नहीं दिया गया है। बिल्कुल वो औपचारिक रूप से अभी तक नहीं हुआ है नंबर। मुझे लगता है उसका कारण एक है, ये नहीं है कि पार्टियों में घमासान है कि सीएम के लिए पोजीशन किया जाए दोनों गठबंधनों में, एक तो वो चीज है। दूसरा है कि शिव से असली शिवसेना लोगों की नजरों में कौन होगी, एक नाथ शिंदे वाली कि उद्धव ठाकरे वाली? असली एनसीपी कौन होगी, अजीत पवार वाली कि शरद नहीं, पवार असली वाली? नकली का तो खेल होगा ही। लेकिन विनोद शर्मा, ये बताइए, ये गठबंधन का औपचारिक ऐलान ना होना किसमें ज्यादा मजबूती और किसमें ज्यादा असमंजस, कंफ्यूजन दिखाई देता है? इसको डिकोड करने की जरूरत है ना। अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। विनोद, अनम्यूट कीजिए। हाँ, इसमें हम लोग इसके डिकोडिंग में ना पड़े। अच्छा। हम लोग इसकी डिकोडिंग में ना पड़े, क्योंकि ये जंतर मंतर है, इसमें घुस जाओगे बाहर नहीं निकल पाओगे। ये खुद नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, अब आपको समझ में आया, अब आपको समझ में आया कि हरियाणा के साथ इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे महाराष्ट्र में। अब समझ में आ रहा है, हमको आ रहा है। और अभी आप देखिएगा, फाइनल पिक्चर आएगी विड्रॉवल का जो लास्ट डेट है उसके बाद। आज तो नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी ना जी। विड्रॉवल की लास्ट डेट के बाद आपको फाइनल पिक्चर मिलेगी। और ये एक प्रांत का इलेक्शन तो है नहीं, 2 पार्टी तो लड़ नहीं रही हैं, 6 पार्टी लड़ रही हैं, 8 लड़ रही हैं समझे। अगर उसमें वो उनको भी जोड़ ले, क्या कहते हैं, अंबेडकर साहब के रिश्तेदार को, और इधर अखिलेश यादव को, तो 8 पार्टी लड़ रही हैं, 8 या 9 पार्टी, ज्यादा पार्टी लड़ रही हैं। और वो भी लड़ रहा है, AIMIM शिवसेना भी, का हाँ, तीसरा धड़ा, और मनोज जरांगे उसका भी, उसका हाँ, बेटा भी लड़ रहा है हाँ, इलेक्शन। AIMIM भी है। हाँ, अच्छा, अब आप हैरान क्यों हैं, आप हैरान क्यों हैं कि अजीत पवार ने नवाब मलिक को रख लिया? कारण क्या है इसका? देखिए, उनका एक वोट बैंक है, उनका एक कॉम्बिनेशन है, वो उसको बियॉन्ड अ पॉइंट डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना पूरा हड़प लेगा उसको उसका चचा। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाएं, बड़े चतुर हैं अंदर खाते में। भैया, ये फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन तुम्हारी बहुत ऊपर तक जा चुकी है। अब मैं I was मेरी waiting बात for that. सुनिए। I was नहीं, waiting for ये तो that. कुछ ऐसे होता है कि हम नहीं को भाई, आप ये बात कह दी आपने, बावजूद इसके कि युद्धेंद्र पवार जो लड़ रहा है इलेक्शन, वो अजीत पवार के छोटे भाई का बेटा है। तो परिवार में एक और विक्टर हो गया, और उसका जिम्मेवार चचा जी हैं इस बार।
तो मेरा ये मानना है कि अजीत पवार, ये पवार जो फैमिली है, हालांकि कुछ भी पॉसिबल है पॉलिटिक्स में, इकट्ठा होना कोई अजूबा भी हो सकता है, हो भी सकते हैं इकट्ठे, लेकिन आज के दिन जो बैड ब्लड इतना हो गया है कि मैं नहीं समझता हूं कि इकट्ठा होना संभव बैड उनका है। ब्लड। हाँ, ये एक बात मिनट, जरूर एक है मिनट, मैं कि इसमें दिवाली एक के देखिए मौके पे वही इकट्ठे हो जाए। राजनीति संभावनाओं का देखिए, खेल होती है, और आपका तजुर्बा असीम है, आपने ज्यादा राजनीति देखी है और समझी है विनोद। पर देखिए, ये जो पवार फैमिली है, कुणबा है, खानदान है, अगर अजित पवार ये माने, और वो तो उन्होंने माना कि भाई सुप्रिया सुले के खिलाफ मैंने अपनी धर्मपत्नी को जो उतारा, मैंने गलती कर दी, मैंने चूक कर दी, और वो कहने लगे नहीं सुप्रिया सुले होंगी मुख्यमंत्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिना किसी शर्त खुला समर्थन देने को तैयार हूं। क्या संभावनाएं खुल जाती हैं राजनीति की, तिकड़म की? देखिए बात यह है कि जब इनकी पार्टी टूटी और जब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बना दिया कैंडिडेट, उस वक्त जो बयानबाजी हुई, और उन्होंने शरद राव के खिलाफ भी बयानबाजी की, हाँ, और उनके ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके चहेतों ने, जिनको की स्थापित किया महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने, जैसे कि मिसाल के तौर पे पटेल साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, जैसे कि मिसाल के तौर पे और जो जितने प्रमुख लोग हैं वहां पर उन्होंने जो कॉनकर के जो नेता हैं उनके, देखिए बात यह है कि जो जितना फर्मेंट हो सकता था ना महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, फर्मेंट का मतलब है बिल्कुल टूट फूट, बिल्कुल ऐसा हो जाना जैसे कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कहां खड़े हैं हम लोग, वो फर्मेंट होने के बाद किसी के लिए आकलन लगाना कि कितनी सीट कौन जीतेगा लगभग असंभव है। नहीं, आपने एक बहुत अहम कोई बात भी कही है कि जब विड्रॉल की आखिरी तारीख जिस दिन खत्म होगी, उस दिन असल तस्वीर सामने उभर कर आएगी। हाँ बिल्कुल, मेरा यही मानना है, क्योंकि विड्रॉल के बाद ही तस्वीर नजर आएगी। पर अभी और फिलहाल विड्रॉल के बाद आपको किस पता किस चलेगा गठबंधन में कि क्या ज्यादा युद्धवेंद्र कंफ्यूजन, किस पवार गठबंधन में मजबूती दिखाई देती है? मेरा जो पहला सवाल था। मजबूती, मुझे तो मैं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कोई तराजू तो लेके बैठा नहीं हुआ और मैं अगर किसी इस पे कोई मतलब आपकी तरह उड़ूंगा हवा में, कोई फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन लगाऊंगा, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पता चल जाएगा 3-4 दिन के बाद कि कुछ ने विड्रॉ किया और किसने नहीं किया। चलिए, आप विड्रॉल का इंतजार करेंगे। बात यह है हाँ, कि इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। जो जैसे शिंदे साहब की सेना है, जैसे शिंदे साहब की सेना है, अब उसमें और बीजेपी में तो ना सिर्फ फ्रेंडली फाइट हो रही है, वो तो एक ही फाइट हो रही है। मतलब उनके तो कैंडिडेट ऐसे, मतलब एक इधर है आज तो कल उधर है, दूसरा उधर है तो आज इधर है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको वो मिला हुआ परमिशन, जैसे कि वो वनडे में होता है ना कि एक खिलाड़ी आप ला सकते हो चाहो तो, अगर आपको एक खिलाड़ी हर्ट हो जाए या किसी को, अभी आया था लेटेस्ट जो रूल बना है, तो ये लगता है कि एक दूसरे खिलाड़ी लेके खिला रहे हैं उनको, ये कोई आपस में नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए हैं। और फाइनली जब ये रिजल्ट आ जाएंगे तो कौन किसका कैंडिडेट है ये पता नहीं। अब शायना जी किस पार्टी से लड़ रही है? हाँ, भाई सारी उम्र तो स्पोर्ट्समैन रही, बीजेपी की शिवसेना से लड़ रही है। हाँ, उधर क्या कहते हैं, सारी उम्र तो, हाँ वो उधर, और उधर वो जो क्या कहते हैं हमारे जो कांग्रेस से गए हैं अभी, वो भी लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं उसके खिलाफ, ठाकरे के बेटे के खिलाफ। हाँ, मेरी बात ये है, अच्छा है, मिलिंद देवरा और हाँ उद्धव आदित्य के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये कोई किसी का पता नहीं कि कौन किसके सामने कब खड़ा हो जाए। और तो बहुत मतलब गेम खुला हुआ है, फिल्म अभी बाकी है, आप ये कह रहे हैं। पर विजय, एक चीज मुझे ये समझाइए, देखिए गठबंधन, आज मैं लखनऊ से ही आ रहा हूं, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा मेरा हाल था, सीधा लखनऊ से फ्लाइट भी थोड़ा कि आप पहुंच गए यहाँ तो यहाँ पहुंचा। पर मैं दिन में चर्चा कर रहा था, मैंने इंटरव्यू लिया संजय निषाद का, आजकल खेवनहार और 27 का नारा, निषाद है सहारा,
मैंने कहा आप तो बेसहारा, आप कहां के सहारा, आपको कोई टिकट नहीं दिया, ना मजवा ना कठेरी। मजवा से आपका हुआ जीता हुआ उम्मीदवार बीजेपी ले उड़ी, उसे लोकसभा भेज दिया, आपके हाथ पल्ले हाथ कुछ नहीं आया। तो बीजेपी जहां उत्तर प्रदेश में अपने घटकों को जैसे वो चाहती है वैसे करवा लेती है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं करवा पाई? अजित पवार के पास तो कुछ भी नहीं, बीजेपी की समर्थन बीजेपी हाथ छिटक दे तो कहां जाएंगे अजित पवार? और अजित पवार कह रहे हैं नहीं नवाब मलिक तो लड़ेगा। इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, इसको यदि हम ऐसे सवाल की तरह से समझना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। पॉलिटिक्स की तरह से समझेंगे तो आसान है। पूरा जो इलेक्शन है, जैसे अभी विनोद जी ने भी जिक्र किया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नीरजा जी ने भी जिक्र किया कि एक तो ये समझना चाहिए कि इस इलेक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक कैंडिडेट के पास 6 पार्टियां, एक कैंडिडेट के पास 6 पार्टियां। आप मत दीजिए संदीप जी नहीं देंगे, विनोद जी देंगे, विनोद जी नहीं देंगे तो नीरजा जी देंगी, कोई ना कोई मंडी ओपन है। तो पार्टी, इसलिए पार्टियों ने बहुत कम टिकट काटे। भारतीय जनता पार्टी ने भी कम टिकट काटे, क्योंकि आप जितने नाराज हो गए कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी दुकान, सबसे बड़ा शोरूम खोल लिया है शरद पवार साहब ने। तो वो इसलिए 85 सीटें, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कि 60 सीटों से ज्यादा उम्मीदवार का आकलन कोई कर नहीं रहा था, 25 सीटें और ज्यादा मिल रही हैं। तो वो जितने कद्दावर बागी हैं उनके लिए तो खुला खेल फर्रुखाबादी खोले बैठे। बीजेपी जो है वो भी और सभी पार्टियां, मतलब पूरा इलेक्शन विनेबिलिटी और कैशेबिलिटी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द महाराष्ट्र की राजनीति में, तो ये बहुत जरूरी। अब किसके पास क्या है? मान लीजिए नवाब अजीत पवार साहब भी से तो बहुत नाराज थे ना, संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी में नाराज थे ना। आपके तो वित्त मंत्री रहे, तो ऐसा नवाब मलिक पे क्यों नाराज हुआ पूरे? जिस पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप हो, करप्ट पार्टी बताया, नेचुरली करप्ट पार्टी, वो वित्त मंत्री हो, तो नवाब मलिक में ऐसा क्या दोष हो गया? और प्रफुल्ल पटेल पर भी क्या हुआ? कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? और नवाब मलिक साहब जीत जाएंगे तो फायदा तो महायुति का होगा ना। अजीत पवार साहब ने 10% टिकट मुस्लिम्स को देने की बात की है, तो क्या नवाब मलिक को अलग रख के वो 10% मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिता सकते हैं? एक बात समझिए। दूसरा, जैसे अभी विनोद जी ने साइना का जिक्र किया, मैं उसमें थोड़ा सा एक चीज बताऊं जो अंदर की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने के लिए शिंदे साहब को 80 सीटें 85 सीटें दे दी, लेकिन उसमें अपने करीब करीब 16 कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के। सिंबल सिर्फ शिंदे का है, साहब का सिंबल है, उम्मीदवार वो बीजेपी के। पहले से चर्चा हो रही थी 165 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो आज की तारीख में भी मोटे तौर पे वो 160-165 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और उनको है कि किसी भी तरह से विनेबिलिटी हो जाए। अभी झगड़ा करते फिर भी फ्रेंडली फाइट हो रही है कि 6-7 सीटों पर भारतीय महायुति में हो रही है, 6-7 सीटों पर महाविकास अघाड़ी में हो रही है। अब आप देखिए ना, नाराजगी है नवाब मलिक से बीजेपी की, तो सना मलिक जहां पर खड़ी होती है उनको टिकट दिलवा दिया, वहां पर भी शिंदे साहब का कैंडिडेट खड़ा हुआ है। नहीं, ये मुस्लिम राजनीति भी बहुत अहम हो जाती है, इसलिए वो बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, 80-20 तमाम चीजें हैं, पर 6 से 16 हजार और 8 से 18 हजार मदरसों को शिक्षकों की तनख्वाह कर देती है। उसी सरकार ने दिया ना। और ये कहीं ना कहीं क्या पोस्चरिंग जो भी होती रहे कि भाई हमने कहा बिल्कुल अजित पवार मत देना नवाब मलिक को, और पीछे से कह दिया दे दो, कोई बात नहीं। तो उनके बिना तो नहीं होगा ना। और बटेंगे तो कटेंगे समाज में ही नहीं ना, पार्टी में भी तो हो ना। महाविकास अघाड़ी और महायुति में अगर बट जाएंगे तो कट नहीं जाएंगे क्या? नहीं, और इसी में अगर हम महाविकास अघाड़ी की भी बात करें, दरअसल अखिलेश यादव, क्योंकि आज मैं लखनऊ में था, समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात कर रहा था, उनका साफ ये मानना था कि भाई हम अकेले लड़ें तो हमारा जीतने का चांस बढ़ जाता है, अगर हम महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार बनके अपने लोगों को उतारें, समाजवादी के ये लोग उतारें, तो हारने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। खतरा भी होता है और फिर आपकी एक दुकान बन जाती है ना। आपने अपने नाम से लड़े हैं चुनाव तो हो जाएगा, और 2 सीटों पर उनके एमएलए है ही, 5 सीटों पर लड़ रहे हैं, यदि एक आध जीत जाएगा तो भी वो महाविकास अघाड़ी के खाते में आएगा ना। आएगा उसी के खाते में। इसलिए बहुत सारी फ्रेंडली फाइट भी हो रही है कि जो भी जीतेगा हमारे खिचड़ी की तरह से ना, घी कहीं भी डालिए जाएगा खिचड़ी में ही ना। खिचड़ी खाते हैं ना आप राजस्थान में, हरियाणा में, तो खिचड़ी में घी कहीं और खिचड़ा तो उसमें जब घी डालते हैं तो घी किधर भी डालिए, उसको मिलाकर ही खाना है। तो वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़ा हो, फ्रेंडली फाइट में खड़ा हो, आपके नाम से हो, शिंदे साहब के नाम से हो। अब साइना एनसी शिंदे साहब के साथ जाके शिंदे की पार्टी की थोड़ी हो गई। तो पर नेचुरल लीडर देखिए, राकेश शुक्ला
महायुति का तो बीजेपी है। और जैसा अभी विनोद विजय भाई कह भी रहे थे कि भाई 16-17 उम्मीदवार तो शिंदे गुट में वो दरअसल बीजेपी के हैं, उनको सिर्फ सिंबल मिल रहा है। पर ये महाविकास अघाड़ी का नेचुरल लीडर कौन है? कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें तो भाई आंकड़ों में तो दिख रहा है कि 102 पर कांग्रेस उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस नेचुरल लीडर है या ये सवाल अभी ओपन एंडेड सवाल है महाविकास अघाड़ी में? नहीं संदीप भाई, पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो विनोद जी ने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 4 तारीख और उसके बाद 23 तारीख, ये 2 तारीख महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शुरू में जिक्र किया कि 23 तारीख के बाद क्या हो सकता है। ये सच्चाई है कि जिस तरीके के खेल अभी पिछले 5 साल में हुए हैं उसमें 23 तारीख के बाद उस खेल से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जहाँ तक नेताओं की बात है तो वहाँ पे महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री को लेके स्पर्धा हो रही है। इधर नाना पटोले लगे हुए हैं विदर्भ से, तो पश्चिम से पृथ्वीराज चौहान भी जोर मार रहे हैं। हम महाराष्ट्र की अभी मौजूदा स्थितियों को 4 तरह से समझें: विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई रीजन। विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा के चल रही कि यदि हम 35 से 40 सीट विदर्भ से जीतेंगे तभी हम सरकार की सीढ़ी पर पहुंच पाएंगे। नाना पटोले भी कोशिश ये कर रहे हैं कि यदि हम 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन बरकरार रखेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया पाएंगे। मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है क्योंकि मराठा आंदोलन के चलते उसको नुकसान होगा। इसलिए अजीत पवार को कहा गया है कि मराठवाड़ा आप अपने चाचा के साथ लड़िए और वहां आप कितनी ज़्यादा सीटें ला सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पश्चिम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करने के बाद भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। अब मुंबई रीजन में उन्होंने शिंदे को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि उद्धव ठाकरे की सीटें आप जितना कम कर पाएंगे उतना आपके लिए यानी आपके राजनीतिक भविष्य के लिए भी फायदेमंद होगा। अब राजनीतिक भविष्य का तात्पर्य यह होता है कि आप फिर से मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और राजनीतिक भविष्य का तात्पर्य यह होता है कि आप शिवसेना के आला कमान बन सकते हैं। तो ये 2 तरह की जो बातें हैं ये सारी चीजें वहां पे महाराष्ट्र में एक बड़ा नया महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है राकेश भाई। तो पहले ये एक महत्वपूर्ण सवाल जो आप कह रहे थे उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। महायुति में सबसे कमजोर कड़ी अजित पवार हैं, इसमें तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पर महाविकास अघाड़ी में क्या उद्धव ठाकरे दरअसल सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं? ये आशंका घर कर रही है क्या उस गठबंधन में? देखिए, महाविकास अघाड़ी में जो मेरा अभी तक नेताओं से बातचीत हुई, मेरा व्यक्तिगत तौर पे जो आकलन है वो सारा आकलन ये है कि महाविकास अघाड़ी में शरद पवार जी ने एक बेहतर तरीके से सियासी गोटियां बिठाई। और आप देखिए कि जो एनसीपी 60 सीटों से ऊपर का दखल नहीं रखती थी, आज वो एनसीपी 87 सीटों पे दावेदारी के साथ मैदान में है। तो आप ये सोचिए कि सारा खेल जो चल रहा है, नाना पटोले कुछ बोले, संजय राउत कुछ बोले, लेकिन शरद पवार साइलेंट है। तो साइलेंट मूव जो करता है ना, वो कहते हैं कि देखत में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर। हाँ। तो सारा का सारा खेल शरद पवार के हाथ में है। सारा का सारा खेल। अब ये आखिरी सवाल, और ये मैं आप ही के लिए रखा था क्योंकि हम स्टूडियो में आए, चर्चा से पहले यही बात हो रही थी कि भाई विपरीत चल रहे हो मामले तब कोई और सारी गोटियां आपके हाथ में ना हो, पावर स्ट्रक्चर आपके फेवर में ना हो, तब भी अपनी बात मनवा ली जाए। शरद पवार ने वो बिसात बिछा दी है क्या? और यहां पर दरअसल ये बात राकेश ने बहुत अहम कही कि खेल तो 23 के बाद का भी अभी से उसकी पोजीशनिंग होने लगी है क्या? नहीं, बिल्कुल 23 के बाद की खेल की पोजीशनिंग पार्टियां भी कर रही हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। क्यों, हम लोग भी अपने अपने हिसाब से अंदाज लगा रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा। शिंदे कहाँ जाएंगे, उद्धव कहाँ जाएंगे, अजीत पवार क्या करेंगे, चाचा के पास वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस। मुझे लगता है कि देखिए, चुनाव महाराष्ट्र का इस बार निश्चित रूप से बहुत जटिल है। 6 पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, लेकिन चुनाव फिर भी बाइपोलर है। खेमे 2 हैं, अघाड़ी और महायुति। तो ये उनमें प्लेयर्स अंदर अलग अलग हैं, आपस में एक दूसरे काट कर रहे हैं। अच्छा, चाणक्य हम लोग हर एक को बना देते हैं। हाँ।
लेकिन जो असली चाणक्य थे, कौटिल्य जो थे, विष्णुगुप्त, वो तो सत्ता से लड़े थे। वो तो कुटी से निकल करके और नंद वंश की सत्ता को उन्होंने ध्वस्त किया था। यहाँ तो सत्ता में बैठे लोग हैं वो चाणक्य बन जाए। असली चाणक्य की परीक्षा होती है जब आप सत्ता से बाहर हो और फिर गोटे चले, जो कि शरद पवार की इस समय कर रहे हैं। तो सही मायने में महाराष्ट्र के चाणक्य तो शरद पवार हैं आज की तारीख में, और उसके पहले भी साबित कर चुके हैं कैसे उन्होंने 3 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई और अजीत पवार गए वहां पर और वापस लौटाए क्लीन चिट लेके। ये सारी चीजें हो चुकी हैं हम लोगों के सामने। मुझे लगता है इस बार जो है ये जो दोनों पक्षों में घटाटोप है कि भाई वो तो उसकी तस्वीर तो 4 तारीख के बाद साफ होगी, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी शायद 1-2 सीटें ऐसी रह जाएं जहां फ्रेंडली फाइट होती रहे। आप याद करिए 10 से ज्यादा सीटें रहेंगी कम से कम मुझे लगता है 4-5 सीटें इधर, 288 में 10 सीटें कोई ज्यादा बड़े मायने रखती हैं क्या? बट फ्रेंडली फाइट कोई नई चीज नहीं है। 1989 में वीपी सिंह ने फ्रेंडली फाइट ओवररीड ना दिया था, ओवररीड नहीं करना चाहिए। फ्रेंडली फाइट की पर दिक्कत, फ्रेंडली गठबंधन कौन सा ज्यादा दिख रहा है? देखिए अभी तो अंदर जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि हम इसमें ज्यादा रीड न करें क्योंकि दोनों तरफ जो है घमासान है अंदर, लेकिन महायुति का घमासान बाहर नहीं आया। थोड़ा बहुत आया लेकिन अखाड़ी का बाहर ज्यादा आ गया क्योंकि वहां तो सब नंबरदार हैं। यहाँ एक बीजेपी बड़ी नंबरदार है, उसके बाद साथ में दोनों उनके वो हैं, लेकिन घमासान वहां भी है। आप देखिए जिस तरह से सीटों को लेकर के, और नवाब मलिक सबसे बड़ा और नवाब, देखिए नवाब मलिक वाले में एक पेच है। नवाब मलिक को मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा तूल देकर के मुसलमानों को एक मैसेज दिया गया है महायुति की तरफ से। देखिए अजीत दादा पवार लड़ गए, बीजेपी के सामने झुके नहीं, तो दादा के साथ रह करके अपने हित सुरक्षित रहेंगे और सरकार भी है। देखिए नवाब मलिक को उन्होंने टिकट दिलवाई दिया, चुनाव लड़वाई दिया। तो ये जो अजीत पवार की एक लड़ाकू नेता की छवि दोबारा बनाने की कोशिश है, और ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगी? बीजेपी का वोटर कहेगा आप मुसलमानों के साथ भी होने को तैयार हो जाते हो सत्ता पाने के लिए। देखिए ये संदेश भी तो जाता है ना। संदेश तो ये जाता है। आज की तारीख में वोटर नादान नहीं है, वोटर वो तो मासूम नहीं है। वोटर तो मुद्दों के साथ है। वोटर इस समय वोटर जो है वो मुद्दों पर वोट करता है। हाँ। और मुझे लगता है बीजेपी का जो कोर वोटर है वो कई बार बीजेपी से नाराज होते हुए भी अपनी पार्टी को वोट कर देता है। हाँ। कुछ ना जैसे रूठता है अभी वो। वही तो देखना है ना। वो वो रूठता है। नाराजगी थोड़ी दिखी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। महाराष्ट्र का चुनाव दरअसल अंडरलाइन करेगा क्या कि कौन कहां स्टैंड कर रहा है। हजारों की तादाद उसमें में हिंदुत्व के वोट को लेकर लड़ाई है। हाँ। हिंदुत्व का वोट जो है वो बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में लड़ाई है। हजारों की तादाद में राय आ रही है। उनमें से एक राय आपके लिए खास मैंने सवाल के तौर पर भी चुनी है। ये आखिरी सवाल भी हो जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जयसिंह केन है, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, लगातार ये अपनी सलाह और अपने सवाल भेजते हैं। ये कह रहे हैं चुनाव परिणाम के बाद कहीं दोनों गठबंधन का स्वरूप ना बदल जाए। नहीं, वो केन साहब वही कह रहे हैं जो हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी का सवाल असली है। उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग क्यों हुए? मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अलग हुए। एकनाथ शिंदे अलग क्यों हुए उद्धव ठाकरे से? मुख्यमंत्री बनने के लिए अलग हुए। वो जो बिसात है वो बेहतरीन तरीके से शरद पवार ने बिछा दी है क्या? बिल्कुल नहीं, वो कर दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब हम पूरी लड़ाई प्रोग्राम में, चैनल पर, न्यूज में सोशल अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते हैं और जब पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म हो तो हम नाराज होने लगते हैं। पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी या मौका परस्ती, मौका परस्ती। जिसे आप भ्रष्टाचारी Political को, untouchability। मतलब आपके यहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है या धोबी घाट है, अब वो देखना पड़ेगा ना। हो सकता है ना, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी नहीं रखी। अनटचेबिलिटी थोड़ा आप जिसको पहले तो गरियाओ, उसको अपराधी बताओ, भ्रष्टाचारी बताओ, फिर आप वॉशिंग मशीन में धो दो। आप हिंदू मुसलमान करो और फिर कहो अच्छा जी नवाब मलिक वोट दिलवा देंगे तो रख लो, रख लीजिए। अच्छा, अब ठीक है, नवाब वो मलिक के इसीलिए लिए कहा ना देखिए, visibility। अब नवाब मलिक के लिए मोदी जी भी वोट मांगेंगे, अमित शाह जी भी वोट मांगेंगे, देवेंद्र फडणवीस भी वोट मांगेंगे, मैंने क्योंकि कहा वो ना। उनके यूटी में है वो। हाँ, अगर यूटी में लड़ेंगे तो भले तो यही देखिए, नाम के लिए ना मांगे,